फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैक्स मनी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनियन बजट 2022-23 में जो एक न्यू रिजीम को इंट्रोड्यूस किया गया है, जो न्यू रिजीम को प्रपोज किया गया है रिगार्डिंग अपडेटेड रिटर्न्स। तो मेनली जो अपडेटेड रिटर्न्स का कॉन्सेप्ट है वो वॉलंटरी कंप्लायंस को प्रमोट करने के लिए और लिटिगेशन को कम करने के लिए ही इंट्रोड्यूस किया गया है। तो अभी जैसे करंटली अगर हम देखें सेक्शन 139 में एक ओरिजिनल रिटर्न्स फाइल होती हैं, एक बिलेटेड रिटर्न्स फाइल होती हैं जो कि ड्यू डेट के बाद फाइल होती हैं, और एक रिवाइज रिटर्न फाइल होती है। रिवाइज रिटर्न वो होती है जो कि आपने अगर ओरिजिनल रिटर्न या बिलेटेड रिटर्न फाइल की है, अगर उसमें आप कोई चेंजेस हैं, कुछ आपने उसमें रिवीजन करनी है, तो आप जब रिवाइज रिटर्न फाइल करते हैं। तो ऐसे ही एक अपडेटेड रिटर्न का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, उसके लिए न्यू सेक्शन 139 में सब सेक्शन 8A को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो क्या है ये अपडेटेड रिटर्न का कॉन्सेप्ट, किन असेसिस पे एप्लीकेबल है, कब आप फाइल कर सकते हैं, कब आप नहीं फाइल कर सकते, कैसे कैसे इसमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी, टैक्स की कैलकुलेशन होगी, और जो एडिशनल टैक्स इस पे पे करना है वो कैसे कैलकुलेट होगा। तो इस वीडियो में हम वो सारे जो प्रोविजंस है उसको एक थॉरोली गो थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले ये अपडेटेड रिटर्न्स कौन फाइल कर सकता है? अपडेटेड रिटर्न्स कैन बी फाइल्ड बाय एनी एसएससी। अगर कोई कंपनी है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोई इंडिविजुअल, फर्म, एचईएफ, कोई भी पर्सन अपडेटेड रिटर्न को फाइल कर सकता है। ये रिटर्न को कब तक फाइल कर सकते हैं? जो अपडेटेड रिटर्न्स है कैन बी फाइल्ड अप टू 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो अगर हम असेसमेंट ईयर 22-23 की बात करें तो अपडेटेड रिटर्न्स कैन बी फाइल्ड अप टू 31 मार्च 2025। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि रिटर्न जो अपडेटेड रिटर्न्स है आप किन सिनेरियो में फाइल नहीं कर सकते। अपडेटेड रिटर्न कैन बी फाइल्ड इन एनी सिनेरियो एक्सेप्ट दीज केसेस। तो क्या है वो केसेस? अगर आपकी जो अपडेटेड रिटर्न है दैट रिजल्ट्स इनटू अ रिफंड और इंक्रीज ऑफ अ रिफंड, देन इट कैन नॉट बी फाइल्ड। ये जो अपडेटेड रिटर्न है कैन बी फाइल्ड ओनली फॉर इंक्रीजिंग योर टैक्स लायबिलिटी और डिस्क्लोजिंग एडिशनल इनकम। तो अगर आप कोई लॉ रिफंड क्लेम करना चाहते हैं या फिर आपका रिफंड इंक्रीज होगा अपडेटेड रिटर्न से, तो अपडेटेड रिटर्न कैन नॉट बी फाइल्ड। सो ऐसे ही जैसे रिफंड है वैसे ही अगर आपके लॉसेज हैं, अगर वो जो रिटर्न है वो रिजल्ट्स इन लॉस और इंक्रीज इन लॉस विच इज ऑलरेडी फाइल्ड इन अर्लियर रिटर्न्स, तो दैट in that case it cannot be filed. So इसमें एक केस आता है कि जैसे अगर आपका ऑलरेडी लॉस था रिटर्न में बट आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल ही नहीं करी, तो वैसे भी आपका कोई अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का कोई यूज नहीं होता, क्योंकि उस केस में आपका जो लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड ही नहीं होगा। बट इन एनी केस अगर आपका लॉस है तो अपडेटेड रिटर्न कैन नॉट बी फाइल्ड। सो और जो केसेस हैं, अगर आपने अपडेटेड रिटर्न एक बार फाइल कर दिए तो दैट इट कैन नॉट बी फाइल्ड अगेन। अगर आपके एसएससी के ऊपर, किसी एसएससी के ऊपर सर्च ऑपरेशंस हुए हैं या फिर कोई रिक्विजिशन अंडर सेक्शन 132A हुआ है, तो उस केस में भी ये जो रिटर्न्स है वो कैन नॉट बी फाइल्ड। तो इसमें जैसे सर्वे के केस में भी अपडेटेड रिटर्न कैन नॉट बी फाइल्ड। तो सर्वे के केस में क्या होता है, जब टीडीएस का एक सर्वे होता है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोविजंस ऑफ टीडीएस, एक सर्वे होता है, टीडीएस सर्वे कहते हैं जिसे। तो अगर वो वाला केस है तो उस केस में आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, क्योंकि वो दैट डू नॉट पर्टेन टू योर इनकम टैक्स। तो उस केस में आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो बट इन केसेस में जैसे सर्च एंड सर्वे के जो केसेस हैं या फिर ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें किसी और एसएससी पे सर्च होती है एंड अगर उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स किसी और एसएससी के डॉक्यूमेंट्स उस सर्च में मिलते हैं, तो उस केस में भी कनेक्टेड असेसमेंट होती है। उस केस में भी आप अपडेटेड रिटर्न्स फाइल नहीं कर सकते, कोई एसएससी अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकता। तो किन केसेस में कितने सालों के लिए सर्च का अगर कोई हुआ तो कितने सालों के लिए आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते? जिस साल में सर्च हुई है उस साल की अपडेटेड रिटर्न कैन नॉट बी फाइल्ड, और उसके प्रीवियस 2 असेसमेंट ईयर्स की जो अपडेटेड रिटर्न है वो कोई भी एसएससी फाइल नहीं कर सकता। अगर कोई आपकी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो गई है, मींस सभी असेसमेंट की, री असेसमेंट की या रिकम्पिटिशन की, सेक्शन 143(2) में, 144 या 148 में अगर कोई भी प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड या कंप्लीट हो चुकी हैं, तो उस असेसमेंट ईयर की, जिस असेसमेंट की इनिशिएट या फिर आपकी कंप्लीट हो चुकी है, उस केस में आप अपडेटेड रिटर्न
फाइल नहीं कर सकते। फर्दर इस केस में आप देखेंगे, मान लिया आपके पास उस साल का कोई नोटिस आया अंडर सेक्शन 133(6) और कोई भी जनरल नोटिस आया है और उसमें ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है जिससे आपको यू केम टू नो दैट यू हैव सम एडिशनल इनकम विच यू हैव नॉट फाइल्ड इन योर अर्ली रिटर्न, उस केस में आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो इसमें सिर्फ असेसमेंट, रीअसेसमेंट और रिकम्प्यूटेशन की अगर कोई केस पेंडिंग है या कंप्लीट हो चुके हैं तो उस केसेस में आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। और केसेस हैं जैसे कि अगर किसी कंट्री से जिसके साथ एग्रीमेंट अंडर सेक्शन 90 एंड 90A, तो उससे कोई एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन में अगर कोई गवर्नमेंट को, कोई डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन मिली है रिलेटेड टू असेसी एंड दैट इंफॉर्मेशन इज इंटीमेटेड टू असेसी बिफोर फाइलिंग अपडेटेड रिटर्न, तो उस केस में भी असेसी इनएलिजिबल हो जाता है अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए। ऐसे ही कुछ केसेस है जिनमें अपडेटेड रिटर्न नहीं फाइल कर सकते, जैसे कि असेसिंग ऑफिसर का कोई इंफॉर्मेशन है इन रिस्पेक्ट ऑफ सच पर्सन फॉर एनी रिलेवेंट इन हिज पोजीशन अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। अगर मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग के एक्ट में अगर असेसिंग ऑफिसर के पास कोई इंफॉर्मेशन आती है, ब्लैक मनी, अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड एसेट्स एक्ट में, इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015 में, प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 में, द स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एक्ट 1975, अगर इन केसेस में कोई इंफॉर्मेशन असेसिंग ऑफिसर के पास है और वो इंफॉर्मेशन आपको इंटीमेट कर दी गई है बिफोर फाइलिंग योर अपडेटेड रिटर्न, तो उस केस में भी आप कोई भी असेसी इनएलिजिबल हो जाता है अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए। तो अगर एक और केस है इसमें, जैसे अगर कोई प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स अगर इनिशिएट हो रखी है एसएससी के अगेंस्ट, तो उस केस में भी ये अपडेटेड रिटर्न कैन नॉट बी फाइल्ड। सो दोस्तों, अब तो ये हमने ये वाले केसेस देख लिए कि जिसमें हम अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। अब अपडेटेड रिटर्न की क्या एडिशनल टैक्स की लायबिलिटी है, कैसे उसे कैलकुलेट करेंगे, अब आगे हम वो देखेंगे। सो जैसे ये सेक्शन 139 का 8A एक सबसेक्शन प्रपोज किया गया, वैसे ही एक न्यू सेक्शन प्रपोज किया गया है 140B। 140B में एडिशनल टैक्स की बात की गई है कि कोई भी अगर आपकी रिटर्न फाइल होती है तो दैट कैन नॉट बी फाइल्ड विदाउट पेइंग द टैक्स, इंटरेस्ट एंड फी अलॉन्ग विद द एडिशनल टैक्स विच इज पेबल फॉर फाइलिंग द अपडेटेड रिटर्न। तो अपडेटेड रिटर्न कोई भी फाइल अगर हम फाइल करते हैं तो उसको फाइल करने के लिए along with the tax due and interest due and late fee due which is required to be paid by the assessee, उसके साथ आपको एक एडिशनल टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो वो एडिशनल टैक्स क्या है? देखिए, इसमें इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अगर आप अपनी अपडेटेड रिटर्न है वो फाइल कर देते हैं विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, जैसे आपको जो अपनी ओरिजिनल रिटर्न या रिलेटेड रिटर्न जो फाइल करनी है उसकी जो टाइमलाइन है इंक्लूडिंग द रिवाइज, उसकी टाइमलाइन है 31 दिसंबर किसी भी ईयर का, जिस फाइनेंशियल ईयर की आप करने उसके फॉलोइंग का जो 31 दिसंबर है वहां तक आपको ओरिजिनल रिटर्न या रिवाइज रिटर्न फाइल करनी होती है। तो उसके बाद अप टू 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, तो असेसमेंट ईयर एंड होने के विद इन 12 मंथ्स तक, उस 15 मंथ्स में अगर आप अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हैं तो जो भी आपकी इंटरेस्ट, जो भी टैक्स ड्यू होता है उस रिटर्न पे, प्लस आपको कोई इंटरेस्ट बनता है या लेट फी बनती है, अगर आपने ओरिजिनल रिटर्न नहीं फाइल की तो उस केस में आपकी लेट फी भी बनेगी। तो वो टोटल जो अमाउंट है एक्सक्लूडिंग लेट फीस, जो आपका टैक्स एंड इंटरेस्ट बनता है उसका आपको 25% इज एडिशनल टैक्स, वो आपको पे करना होगा, विच इज just to compensate the revenue for not disclosing your original income in the original return or the revised return। तो जो आप उस टाइम के बाद, जो आपको टाइम सेक्शन 139(4)(5) में दिया गया है, उसके बाद अगर आप कोई रिटर्न फाइल करते हैं सबसेक्शन 8A में जो कि प्रपोज किया गया, तो उस केस में आपको विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट 25% एडिशनल टैक्स पे करना होगा, जो कि होगा आपकी जो ओरिजिनल टैक्स लायबिलिटी प्लस जो उसका इंटरेस्ट है उसका 25% होगा। तो अगर उसके 12 मंथ्स के बाद हम फाइल करते हैं, मींस 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर के बाद फाइल करते हैं अप टू 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, जैसे हमने एग्जांपल लिया था असेसमेंट ईयर 22-23,
तो अगर 31 मार्च 2023 तक हम अपनी 31 मार्च 2024 तक अगर कोई अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हैं तो उस केस में जो एडिशनल टैक्स पे करना होगा वो होगा 25% ऑफ ओरिजिनल टैक्स लायबिलिटी प्लस इंटरेस्ट। और अगर 31/3/2024 के बाद हम फाइल करते हैं अप टू 31 मार्च 2025 तो उस केस में जो एडवांस एडिशनल टैक्स जो आपको पे करना होगा वो पे करना होगा 50% ऑफ ओरिजिनल टैक्स प्लस इंटरेस्ट ड्यू देयर ऑन। तो जो अब इसमें जो टैक्स लायबिलिटी आपकी होगी वैसे वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस वो हो सकता है कि जिसमें आपने अपनी कोई भी रिटर्न पहले फाइल ही नहीं करी, ना आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल करी ना बिलेटेड रिटर्न फाइल करी, तो फिर रिवाइज रिटर्न का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आपने ओरिजिनल या बिलेटेड रिटर्न फाइल की होगी तभी आप अपनी रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो उन केसेस में क्या होगा, अगर जो भी आपकी जो टैक्स लायबिलिटी वो कैलकुलेट होगी आपकी इनकम जो बनती है उस पर, और जैसे कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी वैसे करेंगे, उसमें से रिड्यूस क्या क्या होगा, कौन कौन से आपको बेनिफिट दिए जाएंगे उसमें अपडेटेड रिटर्न में। सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो आपको मिलने चाहिए। लाइक जो आपने अगर कोई एडवांस टैक्स पे किया है वो आपका रिड्यूस होगा, कोई 89(1) का रिलीफ बनता है तो वो आपको मिलेगा, कोई टीडीएस टीसीएस आपके क्रेडिट्स बनते हैं तो वो मिलेंगे आपको, कोई मैट में आपका टैक्स क्रेडिट है वो भी मिलेगा आपको, कोई टैक्स रिलीफ बनता है आपका सेक्शन 90, 90A, 91 में तो वो भी आपको मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी अगर आपने फर्स्ट टाइम आप अपने अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो। अगर आपने कोई और अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं करी है उन केसेस में आपको सारे टैक्स रिलीफ टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे जो कि नॉर्मल रिटर्न में भी मिलते हैं। बट आपकी जो रिटर्न है दैट कैन नॉट रिजल्ट इनटू अ रिफंड। अगर आपका रिफंड बनेगा तो वो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा, इसमें आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते अपनी अपडेटेड रिटर्न में। तो आपको जो आपकी टैक्स लायबिलिटी आएगी फाइनल टैक्स लायबिलिटी उसका 25% आपको एडिशनल टैक्स पे करना होगा। तो अगर सपोज करिए इसमें आपकी जो एडिशनल टैक्स लायबिलिटी है वो 0 आई, फिर क्या होगा, उस केस में आपका जो एडिशनल टैक्स लायबिलिटी होगी वो होगी 0। तो अगर रिफंड नहीं है ना ही टैक्स पेबल है तो उस केस में आपको कोई एडिशनल टैक्स लायबिलिटी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी और आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सपोज आपका नेक्स्ट जो केस आता है वो आता है आपने जब ओरिजिनल रिटर्न फाइल की हुई है तो उस केस में आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या आपकी टैक्स लायबिलिटी जो कैलकुलेट होगी उसमें क्या क्या रिड्यूस होगा। उसमें जो भी आपने ओरिजिनल रिटर्न में जो आपने टैक्स क्रेडिट्स क्लेम किए हुए हैं और जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया हुआ है वो सब आपका रिड्यूस होगा, टीडीएस टीसीएस आपका रिड्यूस होगा, आपके इसमें कोई टैक्स रिलीफ है अंडर सेक्शन 90, 91, 90A वो रिड्यूस होंगे, कोई टैक्स क्रेडिट है आपका 115 मैट का जो टैक्स क्रेडिट होता है वो होता है 115 जेडी में अगर आपको कोई टैक्स क्रेडिट है तो वो रिड्यूस होगा फर्दर इसमें। लेकिन आपके क्योंकि आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया तो हो सकता है उसका आपने रिफंड क्लेम किया हो उस रिटर्न में, तो जो आपको अपने टैक्स लायबिलिटी है उसमें ऐड करना होगा, जो ओरिजिनली आपने रिफंड क्लेम किया हुआ है उसको भी आपको उसमें ऐड करना होगा। तो जो आपकी ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी आएगी, आपकी ओरिजिनल टैक्स लायबिलिटी जो बनती है, जो ये रिड्यूस किया आपने टैक्स क्रेडिट्स प्लस जो ऑलरेडी आपने रिफंड क्लेम किया हुआ है उसको आप ऐड करेंगे और जो टोटल अमाउंट आएगा एक्सक्लूडिंग लेट फीस भी आपको पे करनी है अपडेटेड रिटर्न में। बट जो आप एडिशनल टैक्स के लिए जो कैलकुलेट कर रहे हैं बेस अमाउंट उसमें आपको सिर्फ टैक्स और इंटरेस्ट लेना है। तो टैक्स और इंटरेस्ट जो आपने ऐसे कैलकुलेट किया उसको उसका जो 25% या 50% है वो आपको एडिशनल टैक्स पे करना है। जब आप एडिशनल टैक्स और जो ओरिजिनल टैक्स लायबिलिटी पे कर देंगे तो उसके बाद ही आप ये अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो इसमें एक और हमें जो कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट होगी वो होगी इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा आपका इसमें। तो जैसे 234A का इंटरेस्ट है, तो अगर आपने कोई भी अपनी अर्ली रिटर्न फाइल नहीं की हुई तो आप अपडेटेड रिटर्न फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हैं तो उस केस में जो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो आपका जो अपडेटेड रिटर्न में आपने टैक्स कैलकुलेट किया है विदाउट एडिशनल टैक्स, क्योंकि एडिशनल टैक्स तो हमें टैक्स और इंटरेस्ट पहले निकालना है उसके बाद एडिशनल टैक्स निकलेगा। तो जो ओरिजिनल टैक्स आपका जो बनता है प्लस जो 234A का इंटरेस्ट बनता है टू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ योर अपडेटेड रिटर्न, तो उस केस में जो आपका इंटरेस्ट बनेगा वो आपको कैलकुलेट करना है। सो अगर आपने ऑलरेडी अपनी रिटर्न फाइल की हुई है और उस केस में आप इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो आपका रिवाइज टैक्स होगा
उसके ऊपर आपका 234A का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। जो इंटरेस्ट आपने पहले पे किया है वो उसमें से रिड्यूस हो जाएगा। तो अपडेटेड जो आपकी रिटर्न है उसमें ऐसे आपका कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A। ऐसे ही 234B, अगर आपकी फर्स्ट टाइम आप फाइल कर रहे हो रिटर्न अंडर अपडेटेड रिटर्न, तो आपका जो इंटरेस्ट 234B में कैलकुलेट होगा वो ओरिजिनल जो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है उस पर कैलकुलेट होगा। अगर आपने रिटर्न ऑलरेडी फाइल की हुई है तो जो आपने इंटरेस्ट पहले 234B में पे किया हुआ है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। जो अपडेटेड जो आपकी इनकम है उस पर जो टैक्स है उस पर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। सो 234C का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? अगर आपने फर्स्ट टाइम अपने रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी है उसके ऊपर आपका 234C का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। और अगर आप अपनी अपडेटेड रिटर्न जब फाइल ऑलरेडी आपने रिटर्न फाइल की है और अपने अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो जो अपडेटेड जो आपका टैक्स है, जो रिटर्न में जो अपडेटेड टैक्स है उस पर 234C का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और जो आपका ऑलरेडी टैक्स इंटरेस्ट पेड है वो आपका उसमें से रिड्यूस हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो हमने अभी तक डिस्कस किया कि कैसे आपका टैक्स और इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा जिसपे आपका एडिशनल टैक्स कैलकुलेट होना है। तो एडिशनल टैक्स एक तरह से गवर्नमेंट ने आपसे कंपनसेशन ले लिया, एज ए पेनल्टी ले लिया आपसे कि आप अपनी जो टाइमली आपने अपनी इनकम डिस्क्लोज नहीं करी, आप अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो उसमें आप जो एडिशनल टैक्स मतलब जो एडिशनल टैक्स उसमें आप डिस्क्लोज कर रहे हैं तो उस पे आपको एक तरह से एडिशनल टैक्स पे करना है इन द नेचर ऑफ पेनल्टी। तो अब इसमें और भी कुछ प्रोविजंस चेंज हुए हैं जो कि रिलेटेड टू असेसमेंट है। जैसे 143(2) में हालांकि कोई अमेंडमेंट नहीं की गई, बट 143(2) में जो टाइम लिमिट होती है नोटिस इश्यू करने की वो विद इन 3 मंथ्स होती है फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न इज फाइल्ड। तो सेक्शन क्योंकि 139 में एक सबसेक्शन को ही इंट्रोड्यूस किया गया है तो इसमें कोई चेंज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो अगर जैसे आप कोई भी अपने रिटर्न फाइल करते हैं अपडेटेड रिटर्न, तो मान लीजिए आपने अपने अपडेटेड रिटर्न 31 मार्च 2025 को फाइल करी, तो विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर दैट इज 31 मार्च 2025 आपको 143(2) का भी नोटिस आ सकता है। स्क्रूटनी असेसमेंट में ये अपडेटेड रिटर्न भी सेलेक्ट हो सकती है। हालांकि गवर्नमेंट ने ये लिटिगेशन को रिड्यूस करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। तो नॉर्मली देखा जाएगा कि अगर आपने अपनी सारी इनकम डिस्क्लोज कर दी है ओरिजिनल रिटर्न में या फिर अपडेटेड रिटर्न में, तो उसको उस केस में स्क्रूटनी सेलेक्ट होने के केसेस बहुत रेयर होंगे। अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है विद डिपार्टमेंट तो ही उन केसेस में ये केसेस सेलेक्ट होंगे। सिमिलरली सेक्शन 153 में जो कि एक सेक्शन है टाइम लिमिट बताता है कि आपको कब तक असेसमेंट ऑर्डर पास करना है, उसमें भी अमेंडमेंट की गई है। तो उसमें यह अमेंडमेंट की गई है कि ऑर्डर शैल बी पास विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द अपडेटेड रिटर्न इज फाइल्ड। तो जब आप अपने अपडेटेड रिटर्न फाइल करेंगे उसके फाइनेंशियल ईयर के एंड से 9 मंथ्स के अंदर अंदर असेसिंग ऑफिसर को अपना असेसमेंट ऑर्डर पास करना है। फ्रेंड्स, अगर आपके इस प्रोविजन से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मैं पूरा ट्राई करता हूं कि अगर कोई भी किसी के व्यूअर के कोई भी क्वेश्चन आते हैं कमेंट्स में तो मैं उसे कमेंट्स में ही आंसर कर देता हूं एट द अर्लीस्ट। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपने मेरा पीछे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। थैंक यू।